सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर जो आपके गुणन के नियम हैं, गुणन की संकल्पना है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े सवाल करेंगे, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में गणित के पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम गणित के एक दो बेसिक सवालों से शुरुआत करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण क्या क्या होते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो गणित के छोटे सवाल जैसे आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, जैसे मान लीजिए कि यदि एक पुस्तक का मूल्य है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपये है तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, ऐसे सवाल आपने पढ़े होंगे। तो जो एक चीज़ का प्राइस होता है वो जितना निकालना होता है उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 पुस्तकों का प्राइस पूछ रहा है, तो अगर एक पुस्तक का प्राइस 50 है और 5 पुस्तकों का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा के एकदम सिंपल नियम है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन ये सारे गुणा के नियम एक सिद्धांत पर काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है पूर्व संख्याओं के गुणन के प्रगुण। और गुणन के प्रगुण में 4 नियम आते हैं। पहला नियम है गुणा का संवरण प्रगुण, जिसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा होता है क्रम विनिमय, तीसरा होता है गुणन गुण और चौथा होता है तत्समक अवयव, जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। और यहाँ पर गुणे का साहचर्य नियम भी आता है, गुणा पर योग का वितरण नियम भी पूछा जाता है। और ऐसी कुछ प्रक्रिया यहाँ पर पूछी जाती हैं जिसका आपको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक सवाल तो न्यूमेरिकल बेस पर आता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, और एक गुणा प्रगुण वाले सवाल आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है गुणे का समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण का मतलब है कि अगर हम दो संख्याएं हों, अगर मान लो कोई दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, अगर कोई संख्याएं पूर्ण संख्याएं इंटीजर हैं तो उनका गुणनफल होगा वो भी पूर्ण संख्या होगी। जैसे कि मान लो 5 × 12 करते हैं हम, तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 12 भी एक पूर्ण संख्या है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा 60। तो 60 भी क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे मान लो कोई संख्या 11 का गुणा कर रहे हो तुम 12 से, तो 11 भी एक पूर्ण संख्या है और 12 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 11 × 12 क्या होगा, ये होगा 132। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या ही है। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ये कहलाता है गुणा का समवर्ग प्रगुण, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये आप देखते भी होंगे, ऐसे आपने छोटी क्लासेस के में आपने भी चीज़ें की होंगी, जैसे 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा, 6 × 8 करोगे तो 48 आएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याएँ हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, जिसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत पूछा जाता है, अगर आप 9th 10th वगैरह में भी देखते हैं तो वहाँ भी ये पूछा जाता है। इसको बोलते हैं विनिमय प्रगुण, इसको हिंदी में विनिमय प्रगुण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आप क्रम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि 2 × 3 अगर तुम करते हो तो 6 आता है, तो 3 × 2 करोगे तब भी 6 ही आएगा ना, यहाँ पर संख्या थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे कि 7 × अगर तुम 8 करते हो तो आता है 56, तो अगर तुम क्रम चेंज कर दोगे 8 × 7 कर दोगे तो संख्या बदलने थोड़ी वाली है, वो तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, 7 8 56, 8 7 56। तो विनिमय प्रगुण का मतलब होता है कि अगर तुम क्रम उल्टा कर देते हो तो गुणे के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी कभी कभी 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर में आता है, एक ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ऐसे दे देगा कि मतलब कौन सा यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो विनिमय प्रगुण का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहाँ पर कॉमा चेंज करके आपको दे देगा, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं विनिमय प्रगुण। तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। जीरो आइडेंटिटी उसमें भी होती है, एडिशन में भी होती है और गुणे में भी होती है। गुणे के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जीरो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मान लो जो गुणा होता है उस पर जीरो का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे सम होता है, जब हम जोड़ते हैं तो अगर मान लो कोई संख्या 5 होती है, 5 में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो संख्या क्या आती है, 5 आती है। तो योगफल वाले केस में क्या होता है कि जो जीरो की प्रॉपर्टी होती है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करता नंबर को। लेकिन गुणा में क्या होता है, गुणा में अगर किसी चीज़ में जीरो का गुणा करते हैं तो उस चीज़ का आंसर भी जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं गुणन गुण, शून्य का गुणन गुण। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, 5 × 0 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा।
18 गुणे जीरो करोगे कितना आएगा, जीरो आएगा। किसी संख्या में भी आप अगर जीरो का गुणा करते हैं तो लास्ट में आपको जीरो ही प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं जीरो आइडेंटिटी। और योगफल वाले केस में क्या होता है, जीरो ऐड करने पर हमेशा सेम संख्या प्राप्त होती है। तो योगफल वाला नहीं, हम गुणन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा जीरो। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला आता है गुणनफल का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जिसे उस संख्या से गुणन करने पर सेम संख्या प्राप्त होती है, मतलब संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 18, तो 18 में मैं किस चीज़ का गुणा करूँ कि मुझको उत्तर के रूप में 18 ही प्राप्त हो। तो पूरे गणित में सिर्फ एक ही संख्या है, एक। अगर मैं 18 में एक का गुणा करूँगा तो मुझको 18 प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं तत्समक अवयव। तो जैसे मैं कहूँ कि 18 का तत्समक अवयव क्या हो गया, एक ही हो गया। तो कोई भी संख्या होगी उसका तत्समक अवयव हमेशा एक होता है, अर्थात उस संख्या में एक से गुणा करने पर हमको समान संख्या प्राप्त होती है। तो उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। बहुत गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा। क्या तुम्हें आगे पढ़ रहे हो, समझोगे थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे, धीरे धीरे चल रहे हो तो क्या दिक्कत है तुमको इतना फास्ट भागने की। तो तुमको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज सहित पूरी, एक एक सवाल सारे के सारे, ना समझ में आया तो बताना। इतना क्लासीफाई तरीके से तुम्हें कोई नहीं बताया, ठीक है। तो यहां तक हुआ है। अब हो गया तो हमने पढ़ा तत्समक अवयव। अब हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया का सहचर प्रगुण, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ के अंदर क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपने क्रम विनिमय वाला नियम पढ़ा था, जहाँ पर हम अगर क्रम बदल देते हैं तो सेम संख्या रहती है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अगर हम क्रम बदल देते हैं तब भी सेम आंसर आता है। इसको बोलते हैं सहचर प्रगुण। इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि अगर हम a इंटू बी कर दें और बाहर इंटू सी कर दें, तो अगर हम इस ब्रैकेट को चेंज कर दें, जहाँ पर ब्रैकेट a इंटू बी में लगा था, इसको लगा दें b इंटू सी में, तो यहाँ पर पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सहचर प्रगुण। जैसे कि यहाँ लिखा है 5 इंटू 6 और यहाँ पे लिखा है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 6 होता है 30 और 30 इंटू 3 कितना होगा, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक गुण। और जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँ, 5 लिख दूँ इंटू, यहाँ पर मैं 6 और 3 में लगा दूँ ब्रैकेट, तो हो जाएगा 6 इंटू 3। अब इसका आंसर कितना आएगा, तो 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90 आंसर आएगा। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा क्रम विनिमय नियम के जैसा है, लेकिन यहाँ पर 3 आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए बी और सी, और यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करने पर कोई भी अंतर नहीं आता है। इसको बोलते हैं गुणन संक्रिया का सहचर गुण, जिसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। और ये आपने महत्वपूर्ण गुण पढ़ लिए। और यहाँ पर एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कॉमा लेने में सीखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको बोलते हैं वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई संख्या है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई संख्या है, मान लो a लिखा हुआ है और a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 20 प्लस c से। मान लो कोई एक संख्या है, उस संख्या का हम गुणन कर रहे हैं दो संख्याओं के योग से। जब किसी संख्या का गुणा दो संख्याओं के योग से किया जाता है तो उस संख्या का गुणा दोनों संख्याओं से अलग अलग करके योग करने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर b प्लस सी है, तो a का गुणा कर रहे हैं, तो इसका आंसर कैसे आएगा, a का गुणा b से भी होगा प्लस a का गुणा c से भी होगा। इसी को बोलते हैं वितरण प्रगुण। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, a का गुणा b से भी होगा ab, और a का गुणा c से भी होगा, इसको बोलेंगे ac। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वितरण प्रगुण को समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 5, इसका गुणा करना है हमको 6 प्लस 3 से, तो ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 हो गया 9, और 9 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। तो ये हो गया सिंपली, जिसे आप समझ सकते हैं। अगर वितरण प्रगुण से करेंगे तो वितरण प्रगुण क्या कहता है कि संख्या के योग में अलग अलग मल्टीप्लाई करने पर, फिर बीच में सम करने पर हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 का गुणा 6 से भी होगा और 5 का गुणा किससे हो जाएगा, 3 से भी होगा। अब कितना आंसर आएगा, तो ये होगा 30 प्लस 5 3 जा होता है 15, तो ये हो जाएगा 45। तो देख सकते हैं दोनों का आंसर वेरीफाई हो गया, मतलब जो सहचर गुण है वो जो वितरण प्रगुण है फिर वेरीफाई होता है। तो ये गुणन की मुख्य प्रॉपर्टी होती है, जिसको बोलते हैं वितरण प्रगुण। अब हम आते हैं सबसे लास्ट में, यही चीज़ जो आपने मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज़ जो आपने एडिशन में देखी है, ये सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। जैसे मैंने कहा कि 3 का गुणा करना है आपको, मान लो 3 का गुणा करना है आपको 8 - 5 से,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 का गुणा 8 से भी होगा और 3 का गुणा 5 से भी होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। प्लस वाले में हमने प्लस लगा दिया था, माइनस वाले में हमने माइनस लगा दिया था, और देखो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि तुम 3 गुणे 8 माइनस 5 करो कितना आएगा, देखो 8 माइनस 5 होता है 3, 3 त्रिकाई 9, तो वैसे भी आएगा। और अगर तुम वितरण प्रगुण से करो तो 3 का गुणा करोगी 8 में तो कितना आएगा 24, माइनस 3 का गुणा करोगे 5 में तो 15, और 24 में गए 15, तो सब लोग जानते हैं कि 9 ही आंसर आएगा, इसलिए ये गुण भी वेरीफाई होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण थे, महत्वपूर्ण गुण थे गुणन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं आपको क्लासेस में जानने के लिए, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर पूरे के पूरे सवाल सॉल्व होते हैं। देखिए आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इन गुणों के बाद आप जब व्यवहारिक तरीके से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए जो लॉज हैं अनरिलेटिव हो जाएंगे। लेकिन चूंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया इसका होना चाहिए कि कौन सा गुण किस चीज़ के बारे में बात करता है। अब देखो अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल सुना दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स तुम्हें क्लियर होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन नियमों की पुष्टि करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछिए कि सहचर नियम की पुष्टि करनी है, कि सहचर नियम कैसे वेरीफाई होता है। पुष्टि करने का मतलब होता है नियम को आपको दिखाना है प्रूव करके कि नियम कैसे साबित होता है। तो सहचर नियम में 3 चीज़ें लेते हैं, मतलब 3 राशियाँ लेते हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पर 3 राशियाँ लेनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कि 6, 9 और 11 में, 6, 9 और 11 में आपको सहचर गुण को वेरीफाई करना है। तो सहचर गुण मैंने क्या बताया था, ऐसा बताया था, कॉमा चेंज करने पर कोई भी आंसर में चेंज नहीं होता। ए इंटू बी इंटू सी का आंसर वही होगा, जो ब्रैकेट अगर बी इंटू सी में लगा देंगे तो वही आंसर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम 6 को क्या मानेंगे ए, 9 को क्या मानेंगे बी, 11 को क्या मानेंगे सी। तो पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए, 6 गुणे 9 गुणे मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, करेंगे 11। तो कितना आंसर आएगा, देखो 9 6 जा होता 54, 54 गुणे 11 कितना आंसर आएगा, 11 4 जा होता 44, कैरी आएगा 4, 11 5 जा होता 55 और कैरी आएगा 4, तो 55 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 59, 594 आया। यही सेम आंसर आना चाहिए जब हम ब्रैकेट को यहाँ बदल देंगे। तो ब्रैकेट को बदल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे, अब ब्रैकेट चेंज हो जाएगा 9 और 11 में, तो 9 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 6 गुणे और 11 और 9 कितने होते हैं 99, 6 गुणे 99 कितना आंसर आएगा, तो 9 6 जा होता 54, कैरी आया 5 और 9 6 जा होता 54 और 5 हो गया 59, सेम वही आंसर आएगा 594। तो इस तरह से सहचर नियम वेरीफाई होता है कि कॉमा चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसा सवाल 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जा सकता है। हालांकि इस सवाल की उपयोगिता आपके रियल लाइफ में बहुत कम होगी, सहचर नियम ये सारे गुण हैं, लेकिन सवाल इससे पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता है कि वितरण नियम की पुष्टि आपको करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वितरण नियम की पुष्टि आपको करनी है। जैसे मान लो यहाँ पर एक सवाल दिया है, मान लो लिखा है 1000 गुणे 320, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। इसमें आपको वितरण गुण निकालना है, तो वितरण दिमाग में क्या आना चाहिए सीधा, प्लस और माइनस का ब्रैकेट। तो जैसे 1000 लिखा हुआ है गुणे 320, तो मान लो हमको प्लस वाले नियम की पुष्टि करनी है। वितरण में 2 समझाए थे ना, प्लस और माइनस वाला। प्लस वाली की अगर पुष्टि करनी है तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख सकते हो, तो 320 को तुम 300 + 20 लिख सकते हो, सीधी सी बात है। चाहो तो तुम इसको कुछ भी लिख सकते हो कि 280 + 40 लिख सकती हो, 320 को तुम लिख सकते हो 315 + 5, जैसे भी तुम चाहो, बस तुम्हें योग की पुष्टि करनी है। तो इसका आंसर निकालो क्या आएगा, देखो तो वैसे 320 गुणे 1000 कितना आंसर आना चाहिए 32, और ये 3 जीरो ये और 1 जीरो ये 32, आगे 4 जीरो आ जाएगा 3,20,000। और अलग अलग गुणा करने पर क्या आएगा, देखो 1000 का गुणा करना पड़ेगा हमको पहले 300 में, तो 1000 गुणा 300 करो, प्लस 1000 गुणा किस में करना पड़ेगा हमको 20 में, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख, प्लस ये हो जाएगा 20,000, तो 3 लाख में 20,000 जोड़ेंगे तो आंसर देखो वही आ जाएगा 3,20,000। तो यहाँ पर धन के वितरण नियम की पुष्टि होती है। तो ऐसे पुष्टि करने के लिए भी आपके लिए आ सकता है, लेकिन चूंकि एक बार आपको नियम पता चल चुका है तो पुष्टि करना बहुत ही आसान है। तो सबसे मेन बात है कि इन नियमों को दिमाग में सेट करना है कि होता क्या क्या है। तो इसको काइंडली एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पहला हमने नियम कौन सा पढ़ा था स्टार्टिंग में जो हमने नियम पढ़ा था उसको बोलते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था,
कि अगर कोई पूर्ण संख्या होती है, जैसे मान लो कोई भी पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, इसको हम बोलते हैं समवर्ग प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा हमने पढ़ा था क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या था कि ऑर्डर चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता, या 7 गुणे हम 8 करें या मान लो 10 गुणे 11 करें तो वही आंसर आएगा, चाहे 11 गुणे 10 करें तो वही आंसर आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। तीसरा नियम हमने पढ़ा था जीरो आइडेंटिटी। तो किसी संख्या में जीरो का गुणा करने पर वो संख्या का आंसर भी जीरो हो जाता है, इसी को बोलते हैं जीरो आइडेंटिटी। और जो हमने चौथा पढ़ा था उसको हम पढ़ा था तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव का मतलब बताया था कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही रहे। तो संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही संख्या रहेगी, इसको बोलते हैं तत्समक अवयव। इसके बाद हमने पढ़ा था साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में मैंने बताया था कि कॉमा चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता, जैसे कि 3 गुणे 5 गुणे 6 करने पर वही आंसर आएगा जो कि आंसर आएगा 3 गुणे 5 गुणे 6 ऐसे करने पर, इसको बोलते हैं साहचर्य गुण। एक मैंने बताया वितरण में दोनों बताए, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। तो ये सारे ऐसे कुछ नियम थे जो आपके माइंड में होने चाहिए, जो आपके गुणन के बारे में आपको जानने के लिए ज़रूरी है। देखो इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे भाग की संकल्पना की। भाग कैसे करते हैं, तो भाग कैसे करते हैं छोटी क्लासेस में आपने सीखा ही होगा, उसी भाग को यहाँ पर एक बार रिवाइज करके देख लेते हो। तो बहुत सिंपल संख्या, जैसे मान लो 12 का भाग आपको करना है, 12 का भाग करना है आपको 144 से। तो 12 का भाग कैसे देंगे, तो 12 का भाग करेंगे पहले स्टार्टिंग में 2 संख्याओं में। तो 12 करना होगा 12, यहाँ पर कितना बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। फिर 12 का भाग देंगे 24 में, तो 12 दूना हो जाएगा 24, तो ये कट के हो गया 0। तो 12 का भाग करने पर यहाँ पर जो संख्या हमको प्राप्त हो गई इसको हम बोलते हैं भागफल। भाग देने पर जो हमको मिला, ठीक है। 144 क्या है, तो 144 को हम भाग दे रहे हैं, तो ये है भाज्य जो कि विभाजित हो रहा है। और इसको विभाजित कर कौन रहा है, ये 12, तो इसको बोलेंगे विभाजक या भाजक। और लास्ट में भाग करने पर हमको जो बच रहा है लास्ट में, यहाँ पर तो 0 बच रहा है, तो इसको बोलते हैं शेषफल। तो इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, हालांकि इससे जुड़े सवाल होंगे इसमें, नहीं कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है, इस तरह आपको याद करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट संकल्पना हो गई भाग के अंदर। अब भाग के अंदर भी कैसे ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण आते हैं जो हमने गुणा के अंदर पढ़े हैं। तो जैसे कि हम मान लो कोई बड़ी संख्या का भाग देना है, तो बड़ी संख्या के भाग का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 205, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कोई संख्या लिखी है 205, ठीक है। इसका भाग देना है, क्योंकि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जरूरी नहीं कि सिंपल सवाल पूछे जाए, कठिन सवाल भी आ सकते हैं भाग के अंदर। 78, 54, 16 से इसको भाग देना है। तो भाग देने का तरीका क्या है, ये 205 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो 205 का भाग दोगे 785 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 205 का दुगुना होगा 410, 200 दिमाग में मल्टीप्लाई करना, 205 का 3 गुना होगा 615, 205 का 4 गुना होगा 820, तो 820 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ा जाएगा। तो 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 6 = 15, कैरी आया 1, तो ये हो गया यहाँ पर 1 और 3 दूना 6। 785 में 615 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1, 170। अब ये 205 से छोटा हो गया 170, मतलब एक संख्या हमको नीचे और लानी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब 205 का पढ़ा पढ़ोगे 1704 से ज़्यादा ना जाए, तो 205 अगर तुम 8 बार पढ़ोगी ना तो आएगा 1600 और 40, तो आएगा 1640। अगर 9 बार पढ़ोगी तो आएगा 9 बार 1800 और कितना आ जाएगा 45, तो 1845 हो जाएगा ज़्यादा, तो हमको पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा 8 बार। बहुत ही सिंपल है, जैसे छोटी क्लासों में होता है। तो ये हो जाएगा 8 दूने 1640, ये लिख दिया हमने 1640। इसको फिर घटाएंगे तो 4 में 0 चला गया तो 4, और ये 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, ये हो जाएगा 6 6 0, ये हो जाएगा 1 1 0, तो यहाँ की संख्याएँ निगलेक्ट हो जाएंगी। अब चूंकि 205 3 डिजिट का है तो यहाँ पर हमको फिर कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नीचे क्या लिया था 4, तो यहाँ पर हम नीचे क्या लेंगे 1, ठीक है। अब 205 का पाड़ा पड़ोगे 641 से ज़्यादा ना जाए, तो 205 का 3 गुना हो जाएगा 615, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कहाँ हो जाएगा बराबर ही रहेगा, ठीक है। 4 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 205 का 3 गुना कितना हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में किया था हमने 615, तो 615 को घटा दो तो 26 15 41 होता है। घटाने पर कितना आएगा, देखो 11 में 5 गया 6, और 4 में से 1 गया तो कितना आ गया
4 में से 1 गया तो यहाँ से हमने कैरी ले लिया, 3 बचा है, 3 में 1 गया तो 2, 26 आ गया। अब ये फिर छोटा है तो लास्ट में क्या लेंगे यहाँ पर, सीधा का सीधा 6, ये बन गया 266। अब यहाँ पर बात ये है कि ये संख्या है 205 और ये 266। अगर हम टेबल एक बार से ज़्यादा पढ़ेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पहाड़ों को एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 205 ही। 66 में 205 घटा देंगे कितना आएगा, 6 में 5 गया 1 और यहाँ पर आ गया 61 आ गया। ठीक है, तो ये जो 61 प्राप्त हुआ, अब ये मत सोचना कि हर चीज़ का भागफल 0 ही लास्ट में आएगा कट के, भागफल हर चीज़ का शेषफल 0 नहीं आ सकता, शेषफल कुछ भी आ सकता है। तो अब समझ में आ गया, तो अपने मन से बताना, आपको माइंड करना है 205 क्या था, तो 205 था भाजक जो भाग कर रहा था। 785 416 ये क्या नंबर था, ये था भाज्य जिसको भाज्य किया जा रहा था, जिसको ब्रेक किया जा रहा था। यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भागफल, और जो नीचे हमको मिला 61 ये कहलाएगा शेषफल। चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी जो हमने फॉर्मूले के रूप में पढ़ी है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाग करने का सिंपल तरीका था जो कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब देखो 1 2 इसके प्रगुण है जो हम पढ़ लेते हैं भाग के अंदर, जैसे कि जो हमने उसमें पढ़ा है गुणे वगैरह में, वहाँ पर ये भी पढ़ लिया है। जैसे भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का क्या होता है, संवरक प्रगुण का मतलब क्या होता है कि पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। गुणे वाले केस में क्या था, कंपेयर करके सीखो, याद होगा। गुणे वाले केस में क्या थी कि अगर पूर्ण संख्या गुणा पूर्ण संख्या से करते हैं तो पूर्ण ही प्राप्त होता है। जैसे हम 8 गुणे 6 करके जो 48 आया करता था ना, वो पूर्ण संख्या थी। लेकिन यहाँ पर देख लो क्या 8 भागे 6 करने पर क्या हमारा पूर्ण संख्या आएगी। देखो 6 का भाग 2 8 में, तो 6 करने 6 जाएगा, बचेगा 2। ऐसे भाग करना मैं सिखा दूँगा कैसे करते हैं। तो 2 बचेगा, वो डेसिमल बढ़ा के 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 36 का 18 ऐसे 1.33 आएगा। क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो भाग जो होता है वो संवरक गुण को वेरीफाई नहीं करता है, तो संवरक का गुण भाग में अप्लाई नहीं होता है। दूसरा गुण आता है शून्य से भाग देने का परीक्षण। तो शून्य वाले केस में क्या था, गुणे में शून्य से गुणा करने पर 0 होता था। लेकिन अगर मान लो किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो शून्य से भाग देने पर क्या हो जाती है, संख्या की वैल्यू जो अनडिफाइंड हो जाती है। देखो इन्फिनिटी का मतलब ये मत सोचा करो कि इन्फिनिटी कोई नंबर है, कि इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंडेड, जिसकी वैल्यू पता ना हो उसको बोलते हैं अनडिफाइंडेड वैल्यू। हमको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो जो भाग होता है उसमें 0 आइडेंटिटी वैल्यू भी क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत बाखूबी से अप्लाई होती है, जो हमने पढ़ा था गुणन का तत्समक अवयव पढ़ा था। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमेशा क्या प्राप्त होता है, वही सेम संख्या प्राप्त होती है। ये चीज़ भाग में भी अप्लाई होती है। मान लो भाग में लिखा है 20, तो 20 में 1 से भाग करने पर हमको 20 ही प्राप्त होगा। तो तत्समक अवयव भाग में भी वेरीफाई होता है, ये हमने यहाँ से सीख लिया। तो ये जो गुण हमने पहले पढ़े थे उन्हीं गुणों का हम परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है भाग के अंदर की। और जैसे 1 2 गुण और थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मान लो शून्य में अगर किसी संख्या भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये भाग के अंदर की नई चीज़ है। तो शून्य में अगर हम किसी संख्या का भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 11 है, 0 में भाग दे रहे हैं 11 का, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। शून्य में किसी भी संख्या का भाग दो, मान लो 18 है, इसको तुम भाग दे 0 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 0 प्राप्त होगा। देखिए भाग के तो आपने सारे नियम पढ़ ही लिए, अब हम भाग को समझेंगे थोड़ा 1 2 उदाहरण से, ताकि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मल्टीप्लाई वाले अगर एग्जाम्पल आप देखें तो एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल की स्क्रीनशॉट ऊपर लगा दिया जाएगा। सवाल लिखा हुआ है, एक पेटी में 121 आम आते हैं, एक पेटी में आते हैं 121 आम। तो सवाल कह रहा है कि 1275 पेटियाँ अगर हैं तो उसमें कितने आम आएंगे, टोटल कितने आम आएंगे। तो ये सवाल तो मल्टीप्लाई का है। अगर एक का पता हो और बहुत सारी चीज़ों को निकालना हो तो उस एक में उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक पेन की कीमत पता हो और बहुत सारे पेन का निकालना हो तो जितने का निकालना हो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो एक पेटी का पता है कि 121 आते हैं और 1275 पेटी हैं तो कितने आएंगे, तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा 1275 का गुणा कर देंगे 121 से। तो गुणा करना बहुत ही सिंपल है, 1 का गुणा करेंगे पहले सब में, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे सब में तो 1275 ही आएगा, नीचे क्रॉस का साइन लगा देंगे। 2 का गुणा करेंगे 5 में
तो 2 5 ज़ा 10, कैरी आएगा 1, 2 7 ज़ा 14 और एक 15, कैरी आएगा 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 2 1 ज़ा 2, इतना आएगा गुणे। फिर एक का गुणा करेंगे सब में तो आएगा 1275। ऐसे करके एक एक करके अंदर क्रॉस लगाते चला जाना है, सबको जोड़ देना है लास्ट में। तो ये आ गया 5, 7 में 0 जोड़ा तो 7, 5 5 10 2 12, 12 में आया 2, कैरी आ गया 1, 7 5 12 1 13 और 1 14, कैरी आ गया 1, 2 2 4 1 5 और लास्ट का एक उतार लिया। 15 42 75, 15 42 75, 1,54,275 आम आएंगे। ये सवाल का आंसर है। तो इस तरह के बेसिकली सवाल आपके आते हैं सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइडेशन वाले। इससे जुड़ा मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल और कराता हूँ जो आपको एक रूल क्लियर कराएगा। जैसे एक सवाल ऐसे लिखा हुआ है 7 + 4 + मेन ब्रैकेट के अंदर ये जो सवाल लिखा हुआ है 4 लिखा है 17 डिवाइडेड बाई, फिर मेन ब्रैकेट के अंदर लिखा 2 + 5, फिर ब्रैकेट लगा है छोटा सा वहाँ लिखा 4 - 2, बाहर बड़ा ब्रैकेट और ऐसे लिखा हुआ है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है। ऐसे किसी भी टाइप के सवाल आते हैं जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, प्लस माइनस सारे साइन एक साथ मिल जाएं तो वहाँ पर एक रूल लगाता है, उसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइडेशन में बात करें तो पहले सॉल्व करते हैं डिवाइडेशन, उसके बाद सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व करते हैं एडिशन मतलब जोड़ना, लास्ट में करते हैं घटाना, ठीक है। तो पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे माइनस। और इन सबसे पहले किसको तोड़ेंगे? सबसे पहले तोड़ेंगे ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में पहले किसको तोड़ेंगे? पहले तोड़ेंगे जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होगा अंदर का, फिर उससे जो बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, फिर जो उससे बड़ा वाला ब्रैकेट हो। ऐसे ब्रेक करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखो ब्रेक करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है? ये 4 - 2। जब दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो मल्टीप्लाई के सिंबल मांगते हैं। इसको सवाल को ऐसे लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 + 5। इस छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 4 में 2 गया, कितना बचा? 2, 4 × हो गया 2। ये छोटा सा ब्रैकेट लगाया, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब इस छोटे ब्रैकेट के बाद क्या तोड़ेंगे? ये यहाँ पर किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो प्लस और मल्टीप्लाई में किसको प्रेफरेंस देंगे हम? देखो मल्टीप्लाई आगे आता है तो गुणे को देंगे। तो 5 × 2 कितना होता है? 5 × 2 होता है 10। तो 5 × 2 हो गया 10। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। और आगे लिखा था 17 का डिवाइडेशन, तो 17 का हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डिवाइडेशन कर दिया। और ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। क्लियर है? 10 और 2 कितना होगा यहाँ पर? 17 का डिवाइडेशन नहीं, 17 प्लस है वहाँ पे यार, ठीक है। 17 का डिवाइडेशन कर दिया। यहाँ पे सवाल में प्लस का साइन है हर जगह, प्लस का। जब प्लस का साइन है तो सब जगह प्लस का ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल में कोई परिवर्तन सॉल्यूशन में नहीं होगा। ऐसे लगा देते हैं 17 प्लस और ऐसे इसको बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत? जैसे डिवाइडेशन लगा था वैसे प्लस लगा दिया, उसको हमने सॉल्व थोड़ी किया है अभी, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 17 + 2 और 10 कितने होते हैं? 12। 17 और 12 कितने होते हैं? 17 12 होते हैं 29। 29 × 4 कर दो तो 4 9 होगा 36, कैरी आया 3 और 4 दूना 8 और 3 11, 116। 116 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है ब्रैकेट तोड़ने वाला। जैसे एक तुमको एग्जांपल और समझा देता हूँ ताकि तुम्हें डाउट न रहे पहले वाले सवाल से। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ मैं 108 भागे 18, 108 भागे 18 गुणे 6 + 8 - 3, ये सवाल है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने रूल क्या बताया है? इंग्लिश में तो ऐसे याद कर सकती हो, हिंदी में भाग जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, या फिर बोर्ड मास का रूल सबसे सिंपल है, वो तो याद कर सकती हो। सबसे पहले किसको सॉल्व करोगी? भाग को। तो इन दोनों के बीच भाग का साइन है, 18 का भाग करो 108 में, तो 18 छक्का 108 होता है, पहाड़ा आना चाहिए। 18 छक्का 108 हो जाएगा, गुणे ये साइन लिखा है गुणे का, प्लस 8 माइनस हो गया 3। अब भाग के बाद क्या आता है यहाँ पे? भाग के बाद आता है देखो यहाँ पर गुणा, ठीक है। तो 6 × 6 कितना होता है? 36 प्लस 8 - 3, तो 36 और 8 कितना होता है? 44। 44 - 3 होगा 41। 41 इस सवाल का आंसर है।
इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते वहाँ। तो ये एग्जाम्पल था जो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक एग्जाम्पल बुक के एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पवन की बुक है 2023 एडिशन वाली। इसमें एग्जाम्पल है कि -8 गुणे +75 लिखा हुआ है, इंटू में लिखा है 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो पहले ब्रैकेट लिखा होता है, ब्रैकेट ब्रैकेट और बीच में लिखा मल्टीप्लाई। तो ये लिखा -8 और ये लिखा +75। इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि साइन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो चिन्ह होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो देखो मल्टीप्लाई करना है हमको सिंबल्स का, ऐसे करके गुणा करना है हमको, चिन्हों का गुणा करना है, ये हमको सीखना है, ये हमको पता होना चाहिए अगर हमको गणित के सवालों को सही तरीके से लगाना है तो। ठीक है, चिन्हों को गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। तो ऐसे हमने सिंबल बना दिए। अब देखो प्लस का गुणा प्लस से करने पर हमेशा प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करने पर हमेशा माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस से करने पर भी हमेशा माइनस ही आता है, लेकिन माइनस का गुणा जब हम करते हैं माइनस से तो हमेशा प्लस आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके माइंड में रिमाइंड होनी चाहिए अगर मैथ के सवालों को सही तरीके से बनाना है। तो ये हो गया प्लस गुणे प्लस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। अब ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। ये लिखा है माइनस का, ये लिखा हुआ हमारा कितना -8 गुणे प्लस का 75। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। फिर संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणे 75 करेंगे, तो 8 का गुणा करेंगे 5 में, 8 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 8 गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 8 × 40, हासिल आया 4, 8 से 56 और 60 कितना आ गया 600। 600 गुणे 0, 0 को किसी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। हालांकि इस सवाल को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 दिख रहा है तो पूरे सवाल का आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि साइन का मैटर क्या होता है। अगर अगले सवाल में साइन वाली कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले आप इन साइन के रूल को रिमाइंड कर लेंगे और डायरेक्टली उसका आंसर जो भी आएगा उसको निकाल के रख देंगे। ठीक है, अब देखो ये सवाल हो गए थोड़ा सिंपल वाले। अब हम आते हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों में, जो कि बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो कि किताब में दिए हुए हैं। देखो एक सवाल लिखा हुआ है 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab²। इस सवाल को सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, सरल कीजिए। डीएलएड ने बहुत कठिन चीज़ नहीं पूछता है, सिंपल ही पूछेगा, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए वाले सवालों में कैसे पहचानना है, तो सवालों को फेस देखना है, किसका फेस सेम है। फेस मतलब किसके पीछे की देखो वैल्यू सेम है। ABC यहाँ भी लिखा हुआ है, बात क्लियर है, ABC लिखा हुआ है यहाँ भी और ABC लिखा हुआ है यहाँ भी। जब दोनों का फेस सेम है तो इन दोनों को हम पास में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3abc माइनस का हो जाएगा ये 5abc। ठीक है, अब देखो ये लिखा है 2ab², ये लिखा है ab², तो ab² सेम है तो इन दोनों को हम लिख देंगे पास में। अब देखो घटाना कैसे, यहीं पर पूरी गणित है। जो छोड़ा मतलब जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी उनको ज़्यादातर दिक्कत यहीं पर आती है। घटाते कैसे हैं, देखो ये लिखा है 3abc, ये लिखा है 5abc। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल समझाऊं, जैसे तुम्हारे पास 5 पेन हैं, ठीक है, 5 पेन में से 3 पेन चले गए तो कितने पेन बचेंगे, 5 पेन में से 3 पेन चले गए तो 2 पेन बचेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन गणित कहती है कि अगर 3 पेन में से घटा रहे हो तुम 5 पेन, तो प्लस और इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस है, तो 3 में से तुम 5 घटाओगे तो घटेगा तो आएगा 2 पेन, लेकिन आंसर किसका आएगा, आंसर आएगा बड़े वाले चीज़ का। तो 5 बड़ी संख्या दोनों में से 5 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम्हें घटाना कैसे है। जैसे मैं ऐसे सिखा देता हूँ छोटे लेवल पे, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 8 - 13 कितना होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 8 के आगे प्लस का साइन है। जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन माना जाता है, और जिन दो संख्याओं के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ गुणे का माना जाता है। ये बात बहुत अच्छे से रिमाइंड रखनी है। तो यहाँ पर 8 - 13 कर रहे हैं, तो प्लस का 8 है और माइनस का 13 है, प्लस का 8 है और माइनस का 13 है। तो प्लस और माइनस में करेंगे हम माइनस, तो 13 में 8 का कितना जाएगा, 5 आएगा। लेकिन साइन किसका यूज करेंगे, तो बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे माइनस, तो ये बनेगा माइनस का 5। ऐसे करना है सिंपली। जैसे मैं कहूँ कि 18 - 8 कितना होगा, तो 18 - 8 होगा 10, लेकिन साइन यूज करेंगे बड़ी संख्या का, तो 18 के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का 10 लिखेंगे। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस ऑलरेडी साइलेंट तरीके से लिखा होता है। और जैसे एक दो गुणा सीख लो, जैसे मान लो 5 जैसे मैं याद करूं कि 26 - 31 कितना होगा, तो 26 - 31 में दिमाग आपको होना चाहिए कि 31 में 26 घटा रहे हैं,
तो 31 में गया 26 तो बचेगा 5, लेकिन 31 का साइन कैसा है, निगेटिव, तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। बात क्लियर है। जैसे मैं कहूँ 10 माइनस 12 तो आएगा तो आंसर 2, लेकिन किसका, माइनस का 2, क्योंकि जो संख्या इन दोनों में बड़ी है उसके आगे माइनस का साइन है, 12 के आगे माइनस का साइन है, बड़ी संख्या का साइन लिया जाता है। सबसे मेन बात दिमाग में यही रखनी है और कुछ नहीं। सिंपली तो मल्टीप्लाई, सिंपली तो जोड़ना घटाना बन जाएगा, सिंपली जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो है अगर प्लस माइनस की चीज़ आ जाती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, और वो चीज़ हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा, ताकि समझ में आ जाए इस वाली लाइन को समझाने के लिए। तो ये लाइन तो ठीक है ऐसी है, 3ABC थी, हमने इन दोनों को पास में लिखा था, माइनस का लिखा था 2AB² प्लस का लिखा था 3AB²। नीचे की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो इस लाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 3ABC, यहाँ पे लिखा हुआ 5ABC। पीछे जो लिखा होता है इसको आपको नहीं देखना है, ये दोनों सेम सेम है ना, तो सेम सेम नहीं देखना, आपको देखना 3 में 5 गया तो कितना बचेगा, 3 में 5 गया तो आएगा 2, लेकिन कौन सा 2, प्लस का कि माइनस का, माइनस का आएगा, क्योंकि 5 के आगे माइनस का साइन है, 5 एक बड़ी संख्या है तो माइनस का आएगा 2। और ये जो ABC लिखा हुआ है ना, ये ABC सेम उतार देना है, कोई चेंजमेंट इसमें से नहीं होगा। क्लियर सी बात है। और ध्यान रखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ पे 2xy लिखा है और यहाँ पर 2xy² लिखा है, क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, ये दोनों कभी नहीं जुड़ सकते। जुड़ने के लिए पीछे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे पास 3 आम हैं और तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं, तो 3 आम में तुमको मैंने 2 पेंसिल और दे दी, तुम्हारे पास कितने आम हो गए, तो क्या आम बढ़ जाएंगे, क्या आम तो सेम ही रहेंगे ना, 3 आम ही रहेंगे। तो सेम एज जब तक वेरिएबल की जब तक पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं तभी वो दोनों जुड़ते हैं, अदरवाइज वो दोनों नहीं जुड़ते हैं। 2xy और 2xy² कभी नहीं जुड़ सकते, 2xy 2x² कभी घटाव नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों का गुणा व भाग संभव हो सकता है। अपोजिट फेस का गुणा भाग संभव होता है, लेकिन जोड़ना और घटाना सेम होना चाहिए, जोड़ने और घटाने में दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखो आते हैं इसमें 2AB² में 3AB² में, तो ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया 3, तो माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। क्यों 1 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो आएगा 1। साइन किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 3, 3 के आगे कौन सा साइन, प्लस का, तो प्लस का लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो आंसर आएगा कितना, 1 और आएगा AB²। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, बात क्लियर है। 1 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1AB² लिख दो चाहे AB² लिख दो, बात सेम ही है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये सिंप्लीफाई का सवाल था, तो आंसर आ गया माइनस का 2ABC प्लस का आ गया AB², और यही सवाल का आंसर है। अब जैसे एक सवाल मैं और समझाता हूँ थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको चीज़ कंठस्थ हो जाए अच्छे से। जैसे मैं कहूँ, ऐसे ये सवाल एग्जाम्पल में नहीं है, बस अपने मन से मैं क्रिएट करके समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा 5xy² प्लस 2xy माइनस का 13xy² प्लस का हो गया 10xy। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सरल होगा, सरल करने का पहला स्टेप होता है सेम चीज़ को पास पास लाना। ये xy सेम है, xy सेम है, दोनों को पास में लिख लो। 2xy ये क्या है, प्लस का 10xy, इन दोनों को पास में लिख लो। ये क्या है, अब देखो अलग अलग चेहरे के देखो, ये 5xy² है, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस का लिख लो, 5xy² माइनस 13xy²। अब इसको सॉल्व करना अगले स्टेप में। सॉल्व कैसे करना है, ये 2 लिखा है ना प्लस का, और ये 10 लिखा है, तो 2 और 10 कितने हो जाएंगे, 2 और 10 हो जाएंगे 12, 2 और 10 हो जाएंगे 12। प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, तो दोनों जब प्लस ही हो रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। पीछे क्या लिखा हुआ है, xy, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है xy, तो यहाँ पर क्या लिख के आएगा xy। बात क्लियर है। अब आते हैं इन दोनों टर्म में, लास्ट वाले में आपको देखना है। ये लिखा है हमारा 5xy² माइनस 13xy²। तो देखो 5 माइनस 13 कितना आएगा 8, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, और पीछे जो लिखा है ये xy² हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यही सवाल का राइट आंसर। एक लाइन का सवाल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट में एक एग्जाम्पल मैं और समझा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए सही से। जैसे यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 2ABC, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 3xyz,
प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पर 13ABC, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12XYZ, थोड़ा बड़ा सवाल है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3A²। अब कई लोग इसको देख के सोचेंगे कि इस सवाल में मैच नहीं हो रहा, A² की कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिंप्लीफाई करने में क्या करना पड़ता है, सेम फेस पास में लाने पड़ते हैं, जो छूट जाए वो छूट जाए, उसको वैसे उतार देना है। सेम फेस ढूंढते हैं, देखो ABC का सेम फेस क्या है, यहाँ पर कहीं ABC लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ABC, तो ये हो गया 2ABC, ये प्लस का हो गया 13ABC, ये दोनों आ गए पास में। अगले स्टेप क्या है, अब सेम फेस ढूंढो, ये लिखा हुआ है XYZ, और कहीं लिखा है XYZ, तो यहाँ भी लिखा हुआ है XYZ, ये XYZ ही तो लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइनस का 3XYZ, और ये हो गया प्लस का 12XYZ। कोई दिक्कत है बताओ इस लाइन में, इस लाइन से इस लाइन तक आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लिखा हुआ 3A², जो जिसका फेस नहीं मिल रहा उसको वैसे ही उतार देना है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब आते हैं देखो इसमें, ये लिखा है ABC, ये लिखा है ABC, ABC लिखा सेम है। 2 और 13 कितने होंगे, 2 और 13 कितना बनेगा, 15, 15ABC माइनस 12, ये लिखा 3 और ये लिखा 12, तो 3 माइनस 12 कितना होगा, 12 में 3 गया तो 9XYZ प्लस ये 3A² और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इससे जुड़ा एग्जाम्पल में मैं एक सवाल और कराता हूँ। जैसे ब्रैकेट में लिखा है AB-C प्लस लिखा हुआ BC-A प्लस लिखा है CA-B, ठीक है, ऐसा सवाल लिखा हुआ है। इस तरह के सवाल भी आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना। तो क्या तरीका होता है, अच्छा यहाँ पर आपको क्लियरली हो गया होगा इस छोटे से पार्ट में क्या यूज हो रहा है। इस छोटे से पार्ट में तो यहाँ पर ऋणात्मक वितरण नियम यूज हो रहा है, मतलब वितरण नियम ऋणात्मक वाला, A का गुणा करेंगे B में, फिर माइनस, और A का गुणा करेंगे C में, तो यहाँ पर वितरण नियम है। अगर प्लस होता तो प्लस का वितरण नियम होता, माइनस होता तो माइनस का होता। उस तरह से इसको सॉल्व करना है, कोई यहाँ पर बड़ा सवाल नहीं है, सिंपली सॉल्व करना है। A का गुणा करो B में AB लिखो, A का गुणा करो C में AC लिखो। यहाँ पर क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का लगा दो। प्लस B का गुणा करो C में, B गुणे C BC हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा AB, सेम एज C का गुणा करें में A में तो C गुणे A हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा B गुणे C। अब B गुणे C तो हम समझ सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि C गुणे A CA होगा, माइनस PC होगा। अगली लाइन में इसको काट देना है। देखो AB की तरह कहीं और दिख रहा है क्या कुछ, AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर है, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, तो खत्म होकर 0 हो जाएगा। अगर AB ये भी माइनस का ही होता और ये माइनस का होता तो माइनस का AB और माइनस का AB, ये माइनस का 2AB बन जाता, कटता नहीं। लेकिन चूंकि इस केस में प्लस का है या माइनस का, तो कट गया। यहाँ पर माइनस का AC है, यहाँ पर प्लस का AC है, ये खत्म हो गया। यहाँ प्लस का BC है, ये माइनस का BC, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया 0। इस तरह से सिंप्लीफाई करके तुम निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। थोड़ा मैं नए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, उनके लिए मैं थोड़ी वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूँ कि वेरिएबल मल्टीप्लाई कैसे होते हैं।